आज बहुत सारी खबरें आपके सामने हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की क्या बात करनी है? उद्धव ठाकरे के बाद आखिरकार किसे लगा झटका? पब्लिक इंटरेस्ट में आज इंडिया अलायंस की बात भी होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी एक बड़ा करारा झटका, एक करंट लगा है। चुनाव आयोग ने पार्टी विवाद पर फैसला दिया, कहा कि अजीत पवार की पार्टी ही असली एनसीपी है, यानी भतीजे वाली। घड़ी का सिंबल अजीत पवार के पास रहेगा। शरद पवार चाहें तो अपनी पार्टी का नाम बाद में तय कर सकते हैं। उन्हें नया नाम सोचने का वक्त दिया गया है। अजीत पवार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं। उनके पास 41 विधायक हैं, जबकि शरद पवार के पास सिर्फ 11 विधायक हैं। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। यह बड़ी खबर है। ये शरद पवार को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़े कदम उठाए गए। पहले शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना और एनसीपी के बीच में अलायंस था, लेकिन उस अलायंस के बाद अब क्या हुआ है? जिस तरह से पहले शिवसेना को सिंबल को लेकर झटका लगा था, उसी तरह से अब एनसीपी को भी लोकसभा चुनाव से पहले झटका लग गया है सिंबल को लेकर। अभी तो ऑर्डर आया है, अभी देखेंगे ना, जल्दी का जल्दबाजी किस बात। इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है? तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। हम लोगों में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। कल तक उन्होंने टाइम दिया है, कल तक 3 नाम और 3 सिंबल उनको देने, तो अब कर देंगे कल वो। ये तोड़ मोड़ की जो राजनीति इस देश में चल रही है वो संविधान के बाहर की है। ये जो हो रहा है वो किसी के संविधान के लिए, कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। गोपाल शेट्टी हमारे साथ हैं। सर, जो ताजा फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, क्या कहेंगे उस पर? स्वागत करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो घटना दिया है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी दी है, तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी निर्णय अजीत पवार गुट के संदर्भ में दिया है उसको हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। मुझे कोई रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली दरबार से ये पूरा प्रबंधन हुआ है, नियोजन हुआ है, आज इलेक्शन कमीशन ने उसको पूरा किया है। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। जो शिवसेना की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के उसमें भी एक निष्कर्ष निकला था। फिर सामने शिवसेना का आया था। शिवसेना में हमने लाखों के संख्या में एफिडेविट दिए थे, पर फिर भी पूरी की पूरी पार्टी और पक्ष का चिन्ह शिवसेना का दे दिया गया था गद्दार गैंग को। इंडिया अलायंस को लेकर वैसे एक झटके की खबर यूपी से भी आ रही है। क्या है ये खबर? जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है। समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी चल रही थी। अखिलेश ने जयंत को 7 सीटों का ऑफर भी दिया था, लेकिन यह भी कहा था कि इनमें से 4 सीटों पर हमारा कैंडिडेट उतारा जाए। खबर यह भी है कि एनडीए ने जयंत चौधरी को लोकसभा की 3 सीटें और 1 राज्यसभा की सीट ऑफर कर दी है। 12 तारीख को बागपत में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। यहीं से जयंत अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। खबर है कि यह कार्यक्रम अभी टाल दिया गया है। यह बड़ी खबर आ रही है यूपी से। बहरहाल तैयारी तो कांग्रेस भी कर रही है। सब जगह पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए एकदम मार मची है पॉलिटिकल पार्टियों में, लेकिन कांग्रेस अदानी और जातीय जनगणना के बाद नया मुद्दा क्या लेकर आई है? झारखंड में राहुल गांधी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कह दी है। राहुल ने कहा अगर उनका गठबंधन पावर में आया तो आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा कर देंगे। इस बयान पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर नई खबर आ गई। पता चला कि उद्धव की शिवसेना, शरद की एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। यानी महाराष्ट्र का मसला सुलझाने की कोशिश चल रही है और इसका ऐलान की औपचारिकता बस बाकी है। लेकिन बीजेपी के मिशन 400 के सामने क्या ऑपोजिशन लीडर्स के ये मुद्दे कम तो नहीं पड़ जाएंगे? यूसीसी और राम मंदिर के सामने क्या रिजर्वेशन कार्ड चल पाएगा? महंगाई और बेरोजगारी का क्या होगा?
किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता पोलिंग बूथ पर जा सकती है, एक लिस्ट हमने भी आज तैयार की। चुनाव से पहले यह आपको दिखानी है। ईडी की रेड, राम मंदिर, आरक्षण, जातिगत जनगणना, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, तुष्टीकरण। आपकी उंगली, आपका वोट, किसे सत्ता किसे चोट। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, आपको ज्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपके सामने उन संभावित मुद्दों को रखा है जिनके नाम पर नेता आपके बीच जा रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। देश में कुछ दलों ने हमेशा डर फैलाने की, लोगों में झूठ फैलाने की राजनीति की है। पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने यहां कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया। तो हम लड़ते रहेंगे। तो क्या वाकई सियासी फायदे के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है? वैसे जिस वक्त राहुल गांधी झारखंड में मीडिया से बात कर रहे थे, उसी दौरान दिल्ली में केजरीवाल के करीबियों पर ईडी की रेड हो रही थी, शराब के बाद जल बोर्ड घोटाले के नाम पर। ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई। उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबावपूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है। आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। चुनाव आता है, जाति आरक्षण का मुद्दा भी देर सवेर नेताओं के पिटारे से निकल ही जाता है। कांग्रेस ने तो ये फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया। राहुल रैलियों में जाकर ओबीसी गणना की बात करते थे, अब न्याय यात्रा के दौरान रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाने का वादा कर दिया। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम इसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। चुनाव है, वादे करने में क्या जाता है, लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता तो मराठा आरक्षण के लिए जरांगे बार बार अनशन नहीं करते। राजस्थान में जाट गुर्जर रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट नहीं होते, क्योंकि 50% वाली अपर लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने ही तय की थी। बहरहाल ये अलग बात है कि देश के कई राज्यों में अभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री विकास, महंगाई, स्टार्टअप, डिजिटल क्रिएटर पर काफी कुछ कह चुके हैं। आज गोवा में सरकार का विजन बताया। वहीं बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 94 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया। भारत
आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोग कहते थे 10 लाख नौकरी, अब तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट हम लोगों की सरकार ने लिया है। 94 लाख लोगों को हम सीधे रोजगार देने का काम करेंगे। चुनाव से पहले हर ओपिनियन पोल में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा टॉप पोजीशन पर रहता है। लगता है इस बार भी होगा, लेकिन सवाल है जब जनता वोट देने जाएगी तो दिमाग में क्या होगा? नौकरी, प्रधानमंत्री की छवि या फिर राम मंदिर? चुनाव की अग्नि परीक्षा कौन पास करेगा? सवाल उस आग की तरह हैं जिन्हें तर्क, तथ्य और सत्य के साथ बुझाना जरूरी है, वरना जिज्ञासा की लपटें फैलती जाती हैं। देश चुनाव में जा रहा है, नेता तैयार हैं, प्राथमिकता आपको भी तय करनी चाहिए। इस वित्त वर्ष में पहले 6 महीनों में भारत की जीडीपी दर 7.5% से ज्यादा रही। प्रधानमंत्री का विजन है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.4% है। सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़े कहते हैं 15 से 29 साल के 10% युवा बेरोजगार हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर बेरोजगार 1% बढ़ेगा तो देश का जीडीपी 0.6% बढ़ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक 9,79,000 पद खाली पड़े हुए हैं। CSDS का सर्वे क्या कहता है? CSDS का सर्वे कहता है 36% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में नवंबर की तुलना में दिसंबर में महंगाई दर भी बढ़ी है। 5.55% से बढ़कर ये 5.69% हो गई है। विपक्ष का आरोप क्या है? विपक्ष का आरोप है सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। सरकार का दावा है कन्विक्शन रेट उसका 96% है। 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 बार रेड किया अलग अलग जगहों पर। 2014 से 2022 तक 3010 जगह रेड हो चुकी है। वैसे इन सबके बीच तथ्य यह भी है कि 22 जनवरी से अभी तक 30 लाख श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, यानी हर दिन करीब 2.5 लाख। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में हैं। लोकसभा के भाषण में इसकी झलक दिखाई भी दे गई। मोदी कल राज्यसभा में भी बोलेंगे। वैसे जानकारी यह भी है कि मोदी सरकार श्वेत पत्र लाएगी यूपीए सरकार के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के खिलाफ, यानी बीजेपी की तैयारी पूरी है। जनता के बीच अपने काम गिनवाएंगे और पुरानी सरकार की बद इंतजामी भी। सवाल है विपक्ष क्या करेगा? क्या अलायंस का अलाइनमेंट चुनाव में पहले ठीक होगा या फिर वोट के लिए नेता अपने हिसाब से मुद्दे तय करते रहेंगे? चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, धीरे धीरे ये भी सामने आ जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।